नमस्कार। भारत रोज बोल के नवीन संस्करण में आपका स्वागत है। मैं अधिवक्ता संजीव वोहरा भारत रोज बोल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। भारत रोज बोल अर्थात भारत की बात। अपने आप को एक चारदीवारी के अंदर बैठा हुआ होता है और मानसिक रूप से वह किसी आभासी दुनिया को में अपने आप को उसका एक अभिन्न हिस्सा मानता है। अब इसके अंतर्गत मेटावर्स के भविष्य की बात करें तो मेटावर्स जो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इनका जो प्रयोग है इसके लिए अगर संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है, जिसके अंतर्गत ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी भी शामिल है। लेकिन इसकी बैठकों को नियंत्रित करने के लिए जो विभिन्न प्रकार की कंपनियां हैं, अगर उन पर बात करें तो उन्हें अभी अपने कर्मचारियों को इससे संबंधित जो भी उपकरण है, जो भी हैंडसेट है, खासकर हार्डवेयर की अगर हम बात करें तो उसको उपलब्ध कराना, जिससे कि इन तमाम चीजों में इन कर्मचारियों के द्वारा, उपयोगकर्ता के द्वारा आसानी से हिस्सा लिया जा सके। इसी क्रम में अगर हम देखें तो मेटावर्स के लिए बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, खासकर फेसबुक, ट्विटर, इन सब की अगर हम बात करें तो इस पर काम करना शुरू कर दिया है और इनका ऐसा स्टेटमेंट है कि आने वाले 5 से 10 सालों में ये इस चीज को एक सच्चाई के रूप में हम सबके सामने प्रदर्शित कर देंगे। क्योंकि ये जो आभासी दुनिया है ये सुनने में काफी अटपटा सा लगता है और इसी क्रम में अगर हम देखें तो फेसबुक ने अपना नाम बदल करके मेटा कर लिया है। अगर आप फेसबुक चलाते हो ध्यान से देखिएगा तो मेटा लिखा हुआ आपको आता होगा। तो यानी ये शब्द जो है मेटावर्स से ही संबंधित है, यह एक आभासी दुनिया है। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है आयु निर्धारण तकनीक। तो वह नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एक्नॉलेज किया कि 4 साल पहले जो कठुआ में 8 वर्ष की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना हुई थी, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, उस मामले में एक किशोर को एक वयस्क के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए था, यानी कि उसे कोर्ट के समक्ष पेश किया जाना था। तो इसके अंतर्गत आयु निर्धारण तकनीक जो है एक बार सुर्खियों में बनी है। उनमें विभिन्न प्रकार की तकनीकें हैं, जिसमें पहली है ऑसिफिकेशन टेस्ट, दूसरी है अक्लदार या विजडम टीथ, अगला है एपिजेनेटिक क्लॉक तकनीक और सबसे अंत में रेडियोग्राफिक तकनीक। तो इस पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं किसी एक तकनीक पर। तो हम लेते हैं ऑसिफिकेशन टेस्ट। ऑसिफिकेशन टेस्ट के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें हड्डियों के बनने की जो प्राकृतिक प्रक्रिया होती है या हड्डी भंग होने की, अस्थि भंग होने की जो प्राकृतिक प्रक्रिया है, उसका परीक्षण किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से अगर हम देखें तो जो हमारी शरीर की एपिफाइसिस है, हड्डी है, जिसमें अगर हम एक बड़ी हड्डी के बारे में बात करें, फीबर की बात करें, रेडियस की, अल्ना की बात करें, टिब्यूला की बात करें, तो इन हड्डियों की क्या प्रोसेस है, किस तरह से ये बनती है या किस तरह से ये भंग हो रही है, इनका परीक्षण करके किसी भी व्यक्ति की आयु का निर्धारण किया जा सकता है। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो मोटे मोटे तौर पर 2 साल का, जैसे कि 16 से 18 वर्ष के बीच का कोई वयस्क है जो अपने आप को इस तरह के अपराधों में किशोर के रूप में प्रस्तुत करता है, तो इस तरह की जो तकनीकी है वहां पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। क्योंकि यहां पर सटीकता की अगर हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का ही अंतर देखने को मिलता है। यानी कि जो सटीकता, एक्यूरेसी है, उसमें 6 महीने की त्रुटि हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को 16 साल का बता रहा है तो और 16 और 18 के बीच में बता रहा है, तो वो 16.5 और 18.5 के मध्य, यानी कि एक्यूरेसी जो है 6 महीने की बात करें, 6 माह की, इसमें त्रुटि होने की संभावना बनी रहती है। तो ये ऑसिफिकेशन टेस्ट मुख्य रूप से हड्डी से जुड़ा हुआ है। हड्डी बनने की प्रक्रिया और या फिर अस्थि भंग होने की प्रक्रिया के परीक्षण के आधार पर किसी भी व्यक्ति की आयु का निर्धारण इसके माध्यम से किया जाता है। बाकी जो अन्य टेक्निक है ये भी आयु निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। चलिए अगले टॉपिक पर बात करते हैं। पर एक प्रोग्रेसिव टेक्निक है जो बहुत ही तेजी से विकसित हो रही, बहुत सी तेजी से इसका विकास किया जा रहा है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि डेटा को डाला जाता है और जो भी डेटा हम देते हैं, जो भी इनपुट देते हैं, वह ये जो तकनीक है उन डेटा के आधार पर, उन्हीं के अनुरूप, प्रतिरूप और नियमों के आधार पर नई सामग्री, जैसे कि कोई चित्र हो सकता है, कोई ऑडियो हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, उनको जनरेट करती है आउटपुट के जरिए। यानी कि जो आउटपुट होगा वो हमारा इस डेटा के अनुरूप होगा। और जो डेटा होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके कुछ फायदे भी हो सकते हैं, कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर हमने डेटा का गलत उपयोग किया, किसी की गुप्त जानकारी का उपयोग किया, जो तो इसके संभावित खतरे भी हो सकते हैं। जहां एक और इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं तो दूसरे ओर इसके सकारात्मक पहलू भी
देखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसका क्या अनुप्रयोग है, क्या पॉजिटिव इफेक्ट हो सकते हैं, तो कला और रचनात्मकता में, तो कला के क्षेत्र में अगर हम देखें तो विभिन्न प्रकार की जो भी कलात्मक चित्र हैं, रचनात्मक चित्र हैं, उनका सृजन किया जा सकता है इस तकनीक का इस्तेमाल करके। संगीत के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यह जो है संगीतकारों को नई नई ध्वनियां और नई नई संगीत की शैलियों को जनरेट करके प्रस्तुत कर सकता है। वहीं कंप्यूटर ग्राफिक्स में 3D के विभिन्न प्रकार के मॉडल इसके द्वारा जनरेट किए जा सकते हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य देखभाल में और स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत किसी भी रोग के निदान और उपचार के क्षेत्र में नवाचार को यह बढ़ावा दे सकता है। इसके अलावा रोबोटिक्स में भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। तो कुछ इसके महत्व लिए इसका क्या महत्व है, तो नेसोचैम की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसके द्वारा 4,16,000 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित रोजगार का सृजन का अनुमान इस रिपोर्ट के मुताबिक लगाया जा रहा है। इस क्षेत्र की विकास दर की बात करें तो 20 से 25% होने का अनुमान लगाया गया है। साथ ही वर्ष 2035 तक इसके द्वारा अतिरिक्त जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें अतिरिक्त 957 बिलियन अमेरिकी डॉलर इन्फ्यूज हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, यानी कि इसमें वृद्धि हो सकती है। अब इससे संबंधित क्या चिंताएं हैं, क्या इसके नकारात्मक पहलू हो सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, तो सबसे पहले सटीकता, यानी कि जो भी डेटा है हमारा वह कितना सटीक है, इसको लेकर के काफी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि डेटा की सटीकता जो हम किसी भी व्यक्ति या साथ ही साथ पक्षपातपूर्ण GAI मॉडल, यानी कि इस मॉडल में जो भी व्यक्ति जो भी डेटा डाल रहा है वो बायस्ड होकर के डेटा को डाल सकता है, और चूंकि जो आउटपुट होता है पर उसका जो भी रिजल्ट होगा वो भी पक्षपातपूर्ण ही होगा। उसके बाद गोपनीयता, किसी की पर्सनल जानकारी का हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी निजता का हनन भी हो सकता है, यह भी एक इसका नकारात्मक पहलू है। वही बात करें उत्तरदायित्व, तो इसके द्वारा जो भी आउटपुट दिया जा रहा है तो उसमें जो भी डेटा इस्तेमाल किया गया है किसी की निजता के बारे में, किसी की जो ध्वनि है उसको अलग तरीके से दिखा करके, किसी के चित्र है जो अलग तरीके से दिखा करके, तो इसके जो आउटपुट होंगे उसके जो नकारात्मक पहलू होंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, यह भी एक प्रश्न चिन्ह हमारे सामने देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बहुत सारे ऐसे कार्य होंगे जो कि इसी के द्वारा कर लिए जाएंगे, यानी कि स्वचालित यंत्र के माध्यम से किए जाएंगे इस पहलू के। चलिए अगला देखते हैं मेगाट्रॉपिक्स 1 उपग्रह, इसे MT1 शॉर्ट में कहते हैं। MT1 यह शामिल है, यानी कि अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल के अंतर्गत यह घटना शामिल है। और अल्ट्रा मैसिव जो ब्लैक होल अभी ग्रेविटेशनल लेंसिंग का उपयोग करके पता लगाया गया है, इसका जो द्रव्यमान है यह हमारे सूर्य से 30 अरब गुना अधिक है। अब यहाँ पर एक टर्म है ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या होती है, तो ब्लैक होल अगर हम बात करें तो ये स्पेस टाइम के वे क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा अधिक होता है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है। वो इतना ज्यादा मजबूत होता है कि कोई भी कण या कोई भी वस्तु, कोई भी पिंड, यहां तक कि प्रकाश भी अगर इनके संपर्क में आती है तो वो बच नहीं पाती है, इसके अंदर विलुप्त हो जाती है। तो ये एक ब्लैक होल है। ब्लैक होल के भी कई प्रकार होते हैं। इसमें पदार्थ जो है अपना अस्तित्व खो देते हैं, अपने आप को खत्म कर लेते हैं। बड़े तारों के विस्फोट के साथ टूटने से ब्लैक होल पैदा होते हैं। किस तरह से ब्लैक होल बनते हैं या किस तरह से ब्लैक होल पैदा होते हैं, तो जो बड़े बड़े तारे हैं उनमें जब विस्फोट की घटनाएं होती है, जब वह टूटते हैं तो ब्लैक होल का निर्माण होता है। गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के साथ अविश्वसनीय रूप से घनी वस्तु का निर्माण करते हैं। जब गुरुत्वाकर्षण बल का खिंचाव होता है तो बहुत ही ज्यादा डेंस वस्तुओं का निर्माण इनके माध्यम से किया जाता है, और ये इतना मजबूत होता है कि अपने चारों ओर के स्पेस टाइम को परिवर्तित कर देते हैं। अब कितने प्रकार के होते हैं ब्लैक होल, तो उसमें मुख्य रूप से स्टेलर ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल और सुपरमैसिव ब्लैक होल शामिल है। उम्मीद है कि आप सभी को ब्लैक होल या अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल समझ में आया होगा। इससे संबंधित कोई जानकारी आप विस्तार पूर्वक चाहते हैं आ करके आप इसके बारे में विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। बात करते हैं अगले टॉपिक पर, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। अब सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, एविएशन का मतलब क्या है, विमानन से संबंधित है। तो इस फ्यूल को जेट विमान में, वायुयान में भी इस्तेमाल किया जा सकता है पारंपरिक ईंधन के साथ मिक्स करके। तो इसे बायोजेट फ्यूल भी कहा जाता है। इसका जो उत्पादन है भारत में जो भी विभिन्न प्रकार की अत्याधुनिक विकसित तकनीकें हैं उनका प्रयोग करके इनका उत्पादन किया जाता है। इसके अंतर्गत जो खाना बनाने योग्य तेल है, साथ ही साथ उच्च तेल वाले पौधों के बीजों का प्रयोग करके सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उत्पादन किया जाता है। वहीं CSIR IIP ने पाम स्टीयरिन, सैपियम ऑयल, पाम फैटी एसिड डिस्टिलेट्स,
शैवाल तेल, करंजा और जेट्रोफा सहित विभिन्न स्रोतों का इस्तेमाल करके इसका उत्पादन किया है। तो इसके उत्पादन में किन चीजों का प्रयोग किया जा सकता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके क्या लाभ हो सकते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैस है उसके उत्सर्जन में कमी आएगी। इसके साथ साथ वायु की गुणवत्ता में सुधार होगी, ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि होगी, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार सृजन देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो नियमित जेट ईंधन है उसके साथ इसको मिला करके इसका प्रयोग विमानन क्षेत्र में किया जा सकता है। इसमें सल्फर की मात्रा काफी कम होती है जो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसको भी बढ़ावा ये निश्चित तौर पर देगा। तो कुछ इसके महत्वपूर्ण लाभ थे जो हमारे लिए काफी लाभकारी हो सकते हैं। अगला है एबोसिन की एआई संचालित खोज, एक शक्तिशाली एंटीबायोटिक। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो एंटीबायोटिक है यह मुख्य रूप से एसिनोटोबैक्टर बाउमनी सुपर बग से लड़ने में सक्षम है। अब सुपर बग क्या है? सुपर बग की अगर हम बात करें तो ये जो है कई प्रकार के एंटीबायोटिक दवाओं के लिए इसके अंतर्गत प्रतिरोध क्षमता मौजूद होती है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो एसिनोटोबैक्टर बाउमनी है यह एक खतरनाक बैक्टीरिया है जो कि एंटीबायोटिक दवाओं के लिए अपने अंदर इसने प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर ली है। यानी कि इसके विरुद्ध कोई भी एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है तो वो इस पर कारगर नहीं होगी। इसके द्वारा न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस और घाव संक्रमण जैसे गंभीर संक्रमण हो सकते हैं। इसके अलावा सबसे पहले देखिए कि सुपर बैक्टीरिया क्या होती है। मैंने पहले ही बताया कि सुपर बैक्टीरिया वो होते हैं कि जो भी इनके विरुद्ध, इनसे लड़ने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है तो वो इन एंटीबायोटिक के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर लेते हैं। यानी इस पर विभिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक्स दवाओं का असर नहीं होता है। तो ऐसे बैक्टीरिया को, ऐसे जीवाणु को सुपर बग कहते हैं। तो अब एबेसिन क्या है? यह एक यौगिक है जो एक संकीर्ण स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के रूप में उपयोगी गतिविधि दिखाता है। ये क्या करता है? मुख्य रूप से जो बैक्टीरिया है उसमें CCR2 प्रोटीन के सामान्य कार्य को प्रभावित कर देता है, उसे बाधित कर देता है। और यह व्यवधान जो है बैक्टीरिया के अंदर कुछ अणुओं की गति को बाधित कर देता है, जिससे कि जो हमारी कोशिकाएं हैं उसके बाहर की जो झिल्ली होती है यह वहां तक नहीं पहुंच पाता है। यानी कि एबोसिन जो है इसे बाहरी झिल्ली तक पहुंचने में रोकता है, बाधा क्रिएट करता है। नतीजतन क्या होता है, फलस्वरूप क्या होता है कि जो ये एसिनोटोबैक्टर बाउमनी है इसकी वृद्धि बाधित हो जाती है, जिससे कि संक्रमण पैदा करने की इसकी जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो कुछ इस तरह से एबोसिन काम करता है। ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है और इसको इजाद किया गया है या इसकी खोज की गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके। अगला है चंद्रयान 3। आप सभी को पता होगा कि 14 जुलाई 2023 भारत के इतिहास में एक सुनहरा दिन था, क्योंकि इसी दिन भारत ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था और भारत ऐसा करने वाला, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। जबकि अगर हम बात करें तो यूएसए, रूस और चीन के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का चौथा देश है। कौन सी उपलब्धि हासिल करने वाला? यानी कि चंद्रमा के ऊपर लैंडिंग कराने वाला, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला यह विश्व का पहला देश हो गया है। यह भारत का चंद्र मिशन जो है यह तीसरा चंद्र मिशन था और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का यह दूसरा प्रयास था। यानी कि इससे पहले जो सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास भारत के द्वारा किया गया था, इसरो के द्वारा किया गया था, वह सफल नहीं रहा, लेकिन जो दूसरा प्रयास था यह सफल था और इसी के माध्यम से भारत ने यह कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। तो वह दिन कौन सी है? 14 जुलाई। कहां से इसने उड़ान भरी थी? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इसके अंतर्गत स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल यानी LM, प्रोपल्सन मॉड्यूल PM और एक रोवर शामिल था। इसका जो लैंडर था इसका नाम विक्रम था, वही रोवर पेलोड था, इसका नाम प्रज्ञान था। इसको ध्यान में रखिएगा, हो सकता है परीक्षा में पूछा जाए। नया प्रयोग क्या था? स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ यानी शेप का प्रयोग किया गया था। अब इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सबसे पहले कि चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सुगम लैंडिंग कराना, साथ ही साथ रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना और जो भी विभिन्न यथास्थानिक वैज्ञानिक प्रयोग हैं इनका संचालन करना इसके प्रमुख उद्देश्यों के अंतर्गत शामिल था। अगला है कायिक अनुवांश वेरिएंट। तो दरअसल अभी हाल फिलहाल में जो भी जीनोम सीक्वेंसिंग है या जो DNA सीक्वेंसिंग है उसमें जो भी शोध चल रहे थे, DNA अनुक्रमण,
हिंदी में डीएनए अनुक्रमण कहते हैं या डीएनए सीक्वेंसिंग अंग्रेजी में कहते हैं। इस पर शोध चल रहा था, तो इस शोध के अंतर्गत कैंसर से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रभाव देखे गए हैं। हमारे स्वास्थ्य पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़ सकते हैं। कायिक अनुवांशिक वेरिएंट का तो ये क्या है? कायिक अनुवांशिक वेरिएंट है, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारे शरीर में दो तरह की सेल होती है। एक होती है सोमैटिक सेल, जिसे हम कायिक कोशिका कहते हैं, और एक होती है जर्मलाइन गैमेटिक सेल या जिसे हम जर्मलाइन कोशिकाएं भी कहते हैं। पुरुषों में हम बात करें तो शुक्राणु, और महिलाओं में हम बात करें तो अंडाणु कोशिकाएं कह सकते हैं। तो अभी इसमें अगर हम देखें तो इसे कायिक अनुवांशिक वेरिएंट को इसे कायिक उत्परिवर्तन के रूप में भी जाना जाता है। इसमें मुख्य रूप से जो सोमैटिक सेल होती हैं, यानी कि ऐसी सेल जो कि कायिक कोशिकाएं के रूप में हमारे शरीर में मौजूद हैं, उनके डीएनए में ये डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन देखने को मिलता है। और ये आप बच्चों में माता पिता से ना मिल करके बल्कि शिशुओं का जब जन्म होता है तो उनके विकास की प्रक्रिया में उत्परिवर्तन देखने को मिलता है। इस बात को ध्यान में रखिए कि कायिक अनुवांशिक वेरिएंट में जर्मलाइन कोशिकाएं शामिल नहीं है, सिर्फ सोमैटिक सेल यानी कायिक कोशिकाएं ही शामिल है। अब इसका क्या प्रभाव है मानव स्वास्थ्य पर? तो सबसे पहले अभी भी लोगों की पहुंच से काफी दूर है, तो इसी को सॉल्व करने के लिए WHO के द्वारा इसकी शुरुआत की जाएगी। इसका लक्ष्य क्या है कि गुणवत्तापूर्ण नेत्र देखभाल सुनिश्चित करते हुए चश्मे से संबंधित समस्या का समाधान करने में सदस्य देशों की सहायता करना है। इसका विजन क्या है? ऐसे विश्व का निर्माण करना जिसमें अपवर्तन दोष से जूझ रहे प्रत्येक व्यक्ति के पास इसके निदान हेतु गुणवत्तापूर्ण, सस्ती और जन केंद्रित सेवाओं की पहुंच हो। साथ ही अपवर्तन दोष कवरेज पर जो 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा समर्थित वर्ष 2023 को लक्ष्य रखा गया है, उसके लक्ष्य को प्राप्ति करने में सदस्य देशों की सहायता करना है। तो ये इसका विजन था। अगला टॉपिक है कार्बन नैनो फ्लोरेट्स। ये IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं के द्वारा बनाया गया है। ये 87% की प्रभावशाली प्रकाश अवशोषण की दक्षता को प्रदर्शित करता है। अब ये क्या है? इसके अंतर्गत हम देखें तो जो पारंपरिक सौर थर्मल सामग्रियां हैं, जिसमें पराबैंगनी किरणों को अगर हम देखें तो उन्हें अवशोषित किया जाता है, इनके बिल्कुल ये विपरीत यह औरत और दृश्य प्रकाश का पराबैंगनी सहित सूर्य के प्रकाश की कई आवृत्तियों को अवशोषित करता है। लेकिन जो पारंपरिक सौर थर्मल सामग्रियां हैं, उसमें अगर हम देखें तो पराबैंगनी किरणों को ही अवशोषित किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इसके बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर औरत दृश्य प्रकाश को भी अवशोषित किया जा रहा है। इसकी डिजाइनिंग प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो जिस सिलिकॉन का एक विशेष रूप होता है जिसे संक्षिप्त में DFNS कहते हैं। इसका फुल फॉर्म डेंड्राइटिक फाइबरस नैनो सिलिका है। इसको भट्टी में गर्म किया जाता है। इसके बाद चैम्बर में एसिटाइलिन गैस का प्रयोग कार्बन जमाव को सुविधाजनक बनाता है, जिससे यह काला हो जाता है। इसके बाद इस काले पाउडर को एकत्र कर एक शक्तिशाली रसायन में मिश्रित किया जाता है जो DFNS को विघटित कर देता है, जिससे कार्बन कण शेष बचता है। इसके परिणाम स्वरूप शंकु के आकार के गड्ढों वाले गोलाकार कार्बन कण बनते हैं, जो माइक्रोस्कोप में देखने पर गेंदे के फूल के समान कार्बन नैनोफ्लोरेट्स बनाते हैं। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखें, खासकर इनका क्या प्रयोग है हमारे लिए, किस तरह से ये लाभकारी हो सकता है, लगाया जा सकता है। इसके द्वारा पर्यावरण के अनुकूल तरीके से अपने घरों को गर्म करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, जिससे उनके कार्बन पदचिह्न को कम किया जाता है। यानी कि कार्बन फुटप्रिंटिंग को कम करने में भी ये काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना, संक्षिप्त में लीजा, ये क्या है? तो ये अंतरिक्ष आधारित गुरुत्वाकर्षण एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा के नेतृत्व में एक अंतरिक्ष आधारित गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला का निर्माण किया जा रहा है और इसी को लीजा नाम दिया गया है। ये क्या करेगी? फास्ट रेडियो बस्टर, जिसे संक्षिप्त में FRB कहते हैं, और रहस्यमय रेडियो संकेतों का अध्ययन करने में सहायता करेगा। अब यहाँ पर एक टर्म है फास्ट रेडियो बस्टर्स। ये क्या होते हैं? तो ये गहरे अंतरिक्ष से उत्पन्न होने वाले रेडियो फ्रिक्वेंसी उत्सर्जन के शक्तिशाली और संक्षिप्त विस्फोट हैं। ये रहस्यमय और तीव्र संकेत केवल मिलीसेकंड तक ही रहते हैं, लेकिन करोड़ों सूर्यों के बराबर ऊर्जा की मात्रा छोड़ते हैं। तो ये जो लीजा है, इसके अध्ययन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। इससे ब्रह्मांड की हमारी समझ बढ़ेगी। विशाल ब्लैक होल और अन्य खगोलीय घटनाओं के विलय जैसे ब्रह्मांडीय घटनाओं की समझ में वृद्धि होने की उम्मीद है इसके माध्यम से।
तो यही इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी ब्रह्मांड की प्रमुख घटनाएं हैं, ब्लैक होल है, अन्य खगोलीय घटनाएं जो है जिसमें बहुत सारे चीजों का विलय देखने को मिलता है, तो इनके बारे में जो हमारी अब तक की समझ है इसमें और विकास कर सकते हैं, इसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं और एडिशन कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो रही और अगली वीडियो को इसी क्रम में देखना ना भूलें। जो अगली हमारी वीडियो होगी ये वर्ष 2023 की जो विभिन्न योजनाएं हैं उन पर आधारित होगी। तो जुड़े रहिए दृष्टि संस्थान के साथ, दृष्टि मीडिया के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। इसके बाद इसका क्या उपयोग है, तो इसे बायोमार्कर के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी रोग के उपचार में। साथ ही साथ आनुवांशिक रोग का समाधान करने में भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिल सकती है। शोधकर्ताओं के द्वारा ऐसी बातें सामने कही गई हैं। तो ये सारी बातें रही कायिक आनुवांशिक वेरिएंट से जुड़ी हुई। बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदु पर, अगले महत्वपूर्ण टॉपिक पर। टॉपिक क्या है? आदित्य L1 मिशन। तो यह इसरो का पहला सौर मिशन है, यानी यूं कह ले कि भारत का पहला सौर मिशन है। इसे प्रक्षेपित किया गया था PSLV C57 के द्वारा और 1 मिलियन किलोमीटर की दूरी से सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का यह भारतीय सौर मिशन है। तो आदित्य L1 क्या है? सौर मिशन है। इसरो के इतिहास में यहाँ पर कुछ नया देखने को मिला है। पहली बार देखने को मिला है कि जो PSLV यान है जिसके द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया है, इसके चौथे चरण को 2 बार प्रक्षेपित किया गया है ताकि अंतरिक्ष यान को उसकी अंडाकार कक्षा में सटीक तरीके से स्थापित किया जा सके। और जो स्थापित किया गया है यह सूर्य पृथ्वी की प्रणाली के लैग्रेंजियन बिंदु जिसे L1 कहते हैं, इसके चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया गया है। अब L1 बिंदु क्या होते हैं? तो यह एक ऐसा स्थान है, यह एक ऐसा अंतरिक्ष में क्षेत्र है जहां पर सूर्य और पृथ्वी के दो बड़े परिक्रमा करने वाले पिंडों की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां जो है एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, संतुलित करती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर हम देखें तो जो सोलर कोरोना है, प्रकाश मंडल जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं, क्रोमोस्फीयर और सौर पवन सोलर विंड के बारे में मूल्यवान जानकारी को इकट्ठा करना है, उस जानकारी को और भी ज्यादा हमारे अंदर विकसित करना है और उसके बारे में ज्यादा नॉलेज हमें दिलाना है। इसके अलावा सूर्य के विकिरण, ऊष्मा, कण प्रवाह तथा चुंबकीय क्षेत्र सहित सूर्य के व्यवहार और वे पृथ्वी को कैसे प्रभावित करते हैं के संबंध में हमारी समझ को और भी ज्यादा मजबूती देना है, यानी कि हमारी समझ को और भी इन सब के बारे में विकसित करना इसके महत्वपूर्ण उद्देश्यों के अंतर्गत शामिल है। अगला है स्पेक्स 2030। नाम से ही आप सभी को समझ में आ रहा होगा स्पेक्स। स्पेक्स क्या? चश्मे की हम बात